हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप देखिए, एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से नज़दीक आते जा रहे हैं, समय कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ बहुत तेज़ी से कवर हो, उसके लिए ही दृष्टिगत जो हमारे कंटेंट है, आप देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट चल रहे हैं। इसके पहले देखिए, हमने मध्यकाल में आपका दिल्ली सल्तनत पे चर्चा की, दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी चर्चा हुई। साथ ही साथ हमने आधुनिक काल के जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण युद्ध थे उस पर चर्चा की, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठनों पे हमने बात किया। तो तमाम चीज़ें आप देखिए बहुत तेज़ी से हम कवर करते चल रहे हैं। साथ ही जैन धर्म को हमने कवर किया बहुत डिटेल में, बौद्ध धर्म है आपके। तो मतलब आप कोई भी टॉपिक उठाइए तो बहुत अच्छे तरीके से, यदि आपने चैनल पे देखा हो तो व्यू आप एक बार करिएगा हमारे चैनल को रिव्यू। सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक ढंग से बकायदा मिलेंगी और कोई भी क्लास आप उठाइए तो आपका वो पूरा टॉपिक 360 डिग्री कवर होगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और चाहे वीडियो को लाइक करिए। मैं बार बार कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, और नोटिफिकेशन इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको मिलेगी ताकि जो जेन्युइन कंटेंट है वो आप तक डिलीवर्ड हो पाए। मार्केट में हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों कंटेंट पड़े भरे पड़े हैं, लेकिन आप एक बार ले के देखिएगा कि आपको समझ में आता है। हमारी जो क्लास की सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक ही क्लास में आपको हम ये नहीं करते कि आधा टॉपिक आज कराए आधा कल कराए फिर आप परेशान रहें, कंफ्यूज रहें। एक ही क्लास में सारी चीज़ों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। ठीक है, तो यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे बने रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी आप चैनल पे बने रहेंगे, कंटेंट आएगा तभी आपको समझ में आएगा जब आपके एग्ज़ाम में आएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम आज अपने विषय पे बात करेंगे। आज का हमारा जो विषय है क्या है, मुगल काल के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, वहाँ की टकसाल व्यवस्था कैसी थी। तो आप खुद बताइए, विचार करिएगा अपने आप से स्वविवेक से कि क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है। और अभी आपको मैं बताऊंगा इसमें मनसबदारी व्यवस्था यूपीएससी 2019 के क्वेश्चन में पूछा है, आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा है। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह से कंटेंट चाहिए, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा करिए, तभी आपको बहुत आनंद से आप पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपको लगता है ना कि ये जरूरी थोड़ी है, आप अपने से ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पे बने हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने विषय पे बात करें। जो आज का हमारा विषय है मुगल काल पे, आइए थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलें कि मुगल काल में ऐसी क्या क्या चीज़ें थी। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, लोधी वंश का काल चल रहा था, उनका अंत समय था। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा थे दौलत खां लोधी। तो जब उन दोनों में आपसी मतभेद तय हुआ, क्यों, क्योंकि इब्राहिम लोधी शासक बने और बनना कौन चाहते थे, दौलत खां लोधी। तो ये नहीं बन पाए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर से, बाबर एक चगताई तुर्क थे, ध्यान दीजिएगा, और ये काबुल में रहते थे। इन्होंने बाबर से संपर्क साधा कि आप हमारे यहाँ आइए। और जब पता चला कि बाबा जब यहाँ आए, यहाँ की परिस्थितियाँ देखा, तो सारी चीज़ जब देख रहा कि चाचा भतीजे के अनुकूल, मतलब आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको दौलत खां लोधी का सपोर्ट भी मिल गया बाबर को। तो हुआ क्या, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। याद रखिएगा, 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, पानीपत के तीन युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761। तो इस चीज़ को जब हम युद्ध के बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जैसा कि हमने आधुनिक भारत के इतिहास में कवर किया है। तो आप सुनिए, हुआ क्या, जब बाबर आए यहाँ, सारी परिस्थितियों को देखा और जब देखा कि चाचा ही विरोध में है,
तो चाचा का सपोर्ट पाके इन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है 1526 में। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब आक्रमण किया तो इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर जीत गए। बाबर के जीतने के साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। ठीक। बाबर के बाद फिर उसके बेटे आए हुमायूं। ठीक। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्करी, कंदाल और कामरान। तो वो अलग अलग जगह पे बढ़े। फिलहाल भारत में जो शासक बने वो हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आए बताइए आप? हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, जिसको सलीम कहा जाता है। ठीक। सलीम जो इनका नाम पड़ा था शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के आशीर्वाद से ये हुए थे, तो सलीम उन्हीं के नाम से इनका नाम रखा गया था। लेकिन मूल जो इनका शासक के रूप में नाम उल्लेखित है वो जहांगीर के नाम से। जहांगीर के बाद कौन आए थे? तो शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। फिर आपके कौन आए थे औरंगजेब के बाद? फिर आपके औरंगजेब से दारा शिको, जो खुसरो और खुर्रम है, उसके बाद आए। फिर उत्तर परवर्ती मुगल काल आने लगा, जिसमें से फिर आपके फरखुर्द हो गए। तो ये सारे लोग आने लगे। बहादुर शाह प्रथम। अगर बात करें मुगल वंश के अंतिम शासक की, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को माना जाता है मुगल काल शासक में जो अंतिम शासक है मुगल वंश का। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। जब हम पूरे शासकों पे बात करेंगे तो सारी चीज को कवर करते चलेंगे। आज थोड़ा सा ओवरव्यू इसलिए दिए कि आपको समझ में आए कौन शासक का समय कैसे था। आइए हम बात करें केंद्रीय प्रशासन मुगल काल में कैसे होता था। केंद्र के प्रमुख कौन थे? तो केंद्र का जो प्रमुख होता था वो साम्राज्य होता। सबसे देखिए कैसे प्रशासन बढ़ता था। जैसे आप वर्तमान से रिलेट करिए। वर्तमान में क्या है? सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। ठीक। सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। फिर राज्य है। फिर जैसे कहीं नगर निगम है आपके राज्य शहरों में, नगर पालिका उसके अंदर, फिर गांवों में, फिर ग्राम पंचायत। इसी तरह से बटा हुआ है सिस्टम। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसी तरह इस समय क्या था? सबसे ऊपर साम्राज्य था और साम्राज्य के प्रमुख सम्राट होते थे। साम्राज्य के नीचे सूबा होता था और सूबे के प्रमुख क्या कहलाते थे? तो सूबेदार। उसी तरह सरकार नेक्स्ट थी, जिसको जिला कहते थे। सरकार के अंदर जो प्रमुख होता था वो फौजदार, और परगने के प्रमुख को सिकदार, और गांव के प्रमुख को खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे। ये एक स्वायत्त संस्था होती थी। बात करें यदि हम केंद्रीय प्रशासन की, तो सबसे पहले कौन थे? तो वजीर। आप मेरे साथ ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार आप याद करने का प्रयास, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है वजीर। परगना क्या होता था थोड़ा समझ लीजिए। चलिए अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले बात करिए केंद्रीय प्रशासन में वजीर, ये क्या होते थे? तो ये प्रधानमंत्री होते थे। दूसरे हैं शाही दीवान, ये वित्त मंत्री थे। बात करें मीर बख्शी की, तो मीर बख्शी थे सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग के प्रमुख थे। सद्र उर सुदर ये धार्मिक विभाग के प्रमुख थे। उसके साथ ही अगले हैं आपके मीर आतिश, ये तोपखाने के प्रमुख थे। मीर मुंशी ये पत्राचार के प्रमुख थे। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कि क्या कोई संदेश भेजना होता तो पत्राचार की व्यवस्था थी। तो पत्राचार के प्रमुख मीर मुंशी थे। मुहत्सिब ये धार्मिक अधिकारी होते थे। बात करें यदि अमीर अल बहर की, तो ये जल सेना के प्रमुख होते थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस समय जल सेना बहुत अच्छी थी। मुगल काल में जल सेना अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। वजीर कौन थे? तो वजीर प्रधानमंत्री थे। शाही दीवान वित्त मंत्री। सद्र और सुदर कौन थे? तो धार्मिक विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। काजी उल कुजात की बात करें तो न्याय विभाग के प्रमुख। मीर मुंशी की बात करें तो मीर मुंशी ये पत्राचार विभाग के प्रमुख हुआ करते थे। उसी तरह मीर आतिश की बात करें तो ये तोपखाने के प्रमुख होते थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट कौन है? अमीर अल बहर, ये क्या थे? तो ये जल सेना के प्रमुख होते थे। मुहत्सिब ये धार्मिक के प्रमुख होते थे, जो धार्मिक अधिकारी होते थे। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारे केंद्र में बहुत इंपॉर्टेंट पदों पे नाम है, एग्जाम में पूछता है। बात करें यदि हम प्रांत की, तो प्रांत के प्रमुख को क्या कहते थे? प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। केंद्र को साम्राज्य, जिसको प्रमुख सम्राट होते थे। प्रांत को सूबा और सूबे के प्रमुख सूबेदार। दीवान को यहाँ वित्त मंत्री कहते थे। उसी तरह बख्शी की बात करें तो बख्शी जो था ये सैन्य विभाग, जैसे मीर बख्शी आया था तो मीर बख्शी, तो बख्शी से याद रखिएगा ये सैन्य विभाग। बात करें काजी की, तो ये प्रमुख अधिकारी होता था। मान लीजिए कहीं पे जैसे सूबेदार कहीं निकले हैं, सूबेदार राज्य में नहीं है या कोई कारणवश नहीं है उस समय,
तो उस परिस्थिति में जो ये काजी होते थे ये सर्वोच्च पद माना जाता था और ये फिर कार्य प्रशासन देखा करते थे। तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें हम जिले की। प्रांत के बाद जिला, और जिले के प्रमुख क्या कहते हैं? जिलेदार नहीं लगाइएगा एग्जाम में, अगर जिलेदार आ गया तो आप मार देंगे और गलत हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सही चीज की जानकारी होती, ध्यान दीजिएगा। जिले के प्रमुख कौन होते थे? तो फौजदार होते थे। और यहाँ पे अमल गुजारी होती थी। अमल गुजारी क्या होता है? तो ये वित्त मंत्री होता था। अमल गुजार जो वित्त मंत्री होता था। बात करें इसी तरह खजानदार, ये सरकार राज्य के खजांची होते थे। ये राज्य के सुरक्षा का व्यवस्था करते थे, साथ ही साथ सरकारी जो वित्त की सुरक्षा है उसकी व्यवस्था करते थे। तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें परगना। परगना क्या होता है? कई गांवों का समूह होता है। परगने के प्रमुख मैंने दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो इनके प्रमुख होते हैं उनको आमिल कहा जाता है। लेकिन मुगल काल में परगने के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो सिकदार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। और इनके जो आमिल होते हैं, इसमें आमिल क्या होता है? तो आमिल जो था ये कर वसूलते थे। परगने में वित्त अधिकारी होते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आमिल हैं ये परगने के वित्त अधिकारी होते थे। उसी तरह बात करें फौजदार की, तो ये परगने में कृषि संबंधी व्यवस्थाएं देखा करते थे। तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर परगने में खजाने की व्यवस्था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो बात करें फौजदार, ये क्या करते थे? तो परगने में क्या करते थे? खजाने की व्यवस्था की देख रेख करते थे। और बात करें यदि कानूनगो की, तो ये कृषि संबंधी व्यवस्था, परगने में जो लगान वसूली वो सभी चीजों की देख रेख कानूनगो करते थे। अब यदि हम बात करें गांव की, तो गांव के प्रमुख को खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे। तीनों नाम है इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। ये स्वायत्त संस्था थी, ठीक। और इनके जो इसमें जो है एक प्रमुख पद है पटवारी। ये क्या करते थे? तो ये लगान संबंधी कार्य देखा करते थे, ठीक। अब हम चलेंगे सैन्य व्यवस्था पे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। बात करें सैन्य व्यवस्था, यहाँ पे इस समय मुगल काल में जो सैन्य व्यवस्था थी ये दशमलव पद्धति पे आधारित थी। किस पे थी? तो दशमलव पद्धति पे। कैसे बटी थी? तो 4 भाग में। सबसे पहले पैदल सेना, नेक्स्ट है घुड़सवार सेना, फिर तीसरे नंबर पे तोपखाना की सेना, और चौथी है हस्ती सेना। कौन सी सेना? सेना 4 भाग में थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाने की सेना और हस्ती सेना। तो याद रखिएगा इस चीज को। पैदल सेना में बात करें तो पैदल सेना 2 भाग में बटी थी, सेहबंदी और अहशामा। कौन सी थी? सेहबंदी और अहशामा। सेहबंदी क्या होते थे? सेहबंदी वो था जो कर वसूली करते थे, अमलगुजार वसूली करते थे, वो सेहबंदी में आए। और अहशामा में वो आए जो युद्ध करते थे सैनिक, वो अहशामा में आए। तो याद रखिएगा पैदल सेना 2 भाग में थी। उसी तरह हम बात करें यदि घुड़सेना सवार में, तो यहाँ पे 2 थे। एक थे सिलेदार और दूसरे थे बरगीर। सिलेदार क्या थे? जिन्हें राज्य के द्वारा घोड़े, अस्त्र शस्त्र चीजें मुहैया कराई जाती थी, यानी राज्य द्वारा इनको सारी व्यवस्था दी जाती थी, वो क्या थे? तो सिलेदार। वहीं हम बरगीर की बात करें तो बरगीर क्या होते थे? बरगीर वो थे जिन्हें खुद ही अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था, सारे सामानों, घोड़े की व्यवस्था, सारी चीज की व्यवस्था ये स्वयं करते थे। तो ये बरगीर होते थे। तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें तोपखाना में। तोपखाना भी 2 भाग में बटा था, जिनमें जिनसी और दस्ती। जिनसी माने भारी तोपें और दस्ती माने हल्की तोपें। दस्ती से सस्ती याद रख लीजिएगा, तो हल्की तोपें। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा याद करने का तरीका है। जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा समझ में आएगा। जिनसी माने भारी तोपें और दस्ती माने हल्की तोपें। बात करें हस्ती सेना, तो अकबर को हाथी बहुत प्रिय थे, याद रखिएगा इस चीज को। और हाथियों की सेना को हस्ती सेना कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाने की सेना और हस्ती सेना। अब बात करें हम सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज 2 वर्गों में बटा था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्य वर्ग का बहुत ज्यादा यहाँ पे योगदान नहीं था, बहुत सक्रिय भी नहीं था। बात करें यहाँ स्त्रियों की यदि स्थिति, स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं, दयनीय स्थिति थी। यहाँ पर्दा प्रथा था, यहाँ पे बहुपत्नी प्रथा थी। साथ ही साथ यहाँ अशिक्षा बहुत ज्यादा थी, महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ एक चीज अच्छी थी, अकबर जो है बहुत धर्म सहिष्णु थे, अपने साथ साथ अन्य धर्म का भी सम्मान करते थे। तो इन्हीं के समय में क्या होता था, जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, वो रक्षाबंधन, होली, दिवाली भी मनाया करते थे। और जो मुस्लिमों के त्यौहार हैं जैसे मुहर्रम है, ईद है, उसको हिंदू मनाते थे। मतलब आपसी भाईचारा बनाने का पूर्ण प्रयास करे अकबर द्वारा किया गया था, ठीक।
अगली बात करें भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी मुगल काल में। तो भूमि 4 भाग में बटी थी। सबसे पहले पोलज, दूसरी है परती, नेक्स्ट है चाचर और लास्ट है बांजर। पोलज, परती, चाचर और बांजर। पोलज क्या होती है, जहाँ पे हर वर्ष खेती होती है। पोलज भूमि क्या होती है, प्रत्येक वर्ष खेती होती है। परती क्या होती है, आपको पता होगा गांव में यदि रहते हो। परती क्या होती है, एक वर्ष छोड़ छोड़ के कृषि होती है। एक बार जैसे खेती हुई फिर एक वर्ष छोड़ दिया जाए फिर नेक्स्ट होती है, तो ध्यान दीजिएगा। उसी तरह बात करें यदि हम चाचर की, तो चाचर क्या होती है, यहाँ पे 3 से 4 वर्ष में, यानी 3 या 4 वर्ष छोड़ के खेती होती है। और बंजर की यदि बात करें तो जहाँ पे 5 वर्ष से कोई खेती ना हो वो बंजर भूमि हो जाती थी। पोलज, परती, चाचर और बंजर, याद रखिएगा नाम। बात करें यहाँ कृषि व्यवस्था, यहाँ जो किसान थे वो भी 3 भाग में बटे थे। पहले हैं खुद काश्त, दूसरे हैं पाई काश्त और तीसरे हैं मुजाहिरीन। खुद काश्त क्या होते थे, वे किसान जो अपने गांव में ही खेती करते थे। पाही काश्त क्या होते हैं, जो वो किसान जो दूसरे के गांव में जाके वहां पे खेती किसानी करते थे। मुजाहिरीन क्या है, ये वे किसान होते थे जो खुद काश्त से किराए पे भूमि लेकर खेती करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजाहिरीन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। बात करें यदि हम इसमें मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, तो मुगल काल में मुद्रा प्रणाली बहुत उच्च कोटि की थी। ठीक है, यहाँ सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। बात करें बाबर की, तो बाबर ने शाहरुख और बाबरी नामक सिक्के चलाए। शाहरुख कहाँ चलाया, तो वो काबुल में चलाया, और बाबरी जो नामक सिक्का चलाया वो कंधार में चलाया। एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। बात करें यदि हम अगली अकबर के, तो अकबर ने मोहर सिक्के चलाए थे, ये सोने का सिक्का होता था। अकबर ने इलाही सिक्का, ये भी गोलाकार सोने का सिक्का होता था। ठीक है, बात करें मोहर, मोहर आपको पता होगा यदि आपने टीवियों में देखा होगा, गोल गोल होती है मोहर, वो सोने का सिक्का था। दाम की बात करें तो तांबे का सिक्का भी अकबर ने चलाया था। जो तांबे का सिक्का है उन्हें दाम कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, इलाही आया तो इलाही से ये ध्यान रखिएगा, अकबर ने इलाही धर्म शुरू किया था। कब शुरू किया था, 1582 में शुरू किया था। इसको सबसे पहले अपनाया किसने था, तो बीरबल ने। बीरबल का मूल नाम क्या था, तो महेश दास। ये सारे थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछता है कि दीन इलाही धर्म किसने अपनाया था, तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें शेर शाह सूरी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हुमायूं को, जब ये शासन किए तो हुमायूं को खदेड़ दिया था इन्होंने, याद रखिएगा। और इनकी बम विस्फोट, जो विस्फोट हो गया उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चांदी के सिक्कों का इन्होंने निर्माण कराया जिसको रुपया कहा जाता है, तो याद रखिएगा। बात करें जहांगीर की, तो इसने निसार नामक सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का जहांगीर ने, निसार। अगली बात करें शाहजहां ने, तो शाहजहां ने कौन सा सिक्का चलाया था, तो शाहजहां ने आना सिक्का चलाया था। आपको पता होगा एक आना दो आना, तो शाहजहां के द्वारा। अकबर ने क्या किया, तो इसने इलाही गज का प्रयोग किया, माप तौल के लिए इलाही गज का प्रयोग किया था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात करें हम इनके समय विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे। सबसे पहले बात करें तो अंग्रेज से रॉल्फ फिंच, ये अंग्रेजी यात्री थे। ये किसके समय आए थे, तो ये अकबर के समय आए थे। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस, ये किसके समय आए थे, तो जहांगीर के समय आए थे। नेक्स्ट है अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो, ये किसके समय आए थे, तो ये भी जहांगीर के समय में आए थे। नेक्स्ट यदि हम बात करें इटली के यात्री थे, इनका नाम था पित्रो डेलावले, ये किसके समय आए, तो ये भी जहांगीर के समय। नेक्स्ट है इटली यात्री पीटर मुंडी, ये शाहजहां के समय में आए थे। और नेक्स्ट है इटली यात्री, ये भी हैं, ये मनुची, ये भी शाहजहां के समय में आए थे। ठीक, अगले हैं बर्नियर, ये भी शाहजहां के समय में ही आए थे। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा विदेश यात्री किसके समय में आया, एग्जाम में पूछता है। ठीक, अब बात करें मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने 1575 में शुरू किया। यह मनसबदार जो शब्द है ये फारसी का शब्द है। यहाँ पे 3 प्रकार से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है मनसबदारी में, सैनिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और लेखा वर्ग के आधार पे। तीनों को वर्ग के आधार पे जो वरिष्ठ मतलब सिलेक्ट किया जाता था। ठीक है, देखिए लिखा भी है, सैनिक वर्ग, लेखा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग। बात करें यदि सभी मनसबदार जो थे ये सम्राट के अधीन होते थे, और मनसबदार जो पद था ये वंशानुगत ना होके योग्यता के आधार पे था। मनसबदारी व्यवस्था में जो मनसब होते थे वो वंशानुगत नहीं होते थे, ये योग्यता के आधार पे होते थे। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था, यूपीएससी आईएएस एग्जाम में, याद रखिएगा।
ठीक। यदि बात करें, प्रत्येक मनसबदार को 2 सवार पद दिए जाते थे। कैसे? एक जात पद, दूसरा सवार पद। प्रत्येक मनसबदार को 2 पद थे, जात पद और सवार पद। ठीक। जात पद क्या होता है? मनसबदार वरिष्ठता का सूचक है, ये एक व्यक्तिगत दर्जा था, तो ये जात पद में आता है। बात करें यदि सवार पद की, तो इसमें क्या होता था, मनसबदार को घोड़े दिए जाते थे, जो सिंह 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा माने एक सवार के पास 2 घोड़े, और सिंह अस्पा माने एक सवार के पास 3 घोड़े होते थे। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। यदि हम बात करें जिनको 10 से लेके 50 मनसब प्राप्त था, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मनसबदार कहा जाता था। जिन्हें 50 से लेके 250 तक, 2500 तक 2500 मनसब प्राप्त था, जो 2500 तक के मनसबदार थे, उनको क्या कहते थे? उन्हें उमरा कहा जाता था। बात करें 2500 से ऊपर के जो मनसबदार थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें अमीर आजम कहा जाता था। 10 से 50 तक को क्या कहते थे? मनसबदार। 50 से 2500 तक को उमरा, और 2500 के ऊपर वाले को अमीर आजम कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा। अगली बात करें दहशाला व्यवस्था, 1580 में आई। इसको भी अकबर ने प्रारंभ किया था, दहशाला व्यवस्था। इसमें क्या होता है, पूरे 10 वर्ष में आपकी कृषि की जो फसल का जो आकलन किया जाता था कि कितनी पैदावार हो रही है, उसके आधार पर कर लिया जाता था दहशाला व्यवस्था में। तो याद रखिएगा, दहशाला व्यवस्था एग्जाम में पूछता है। किसने लाई थी? तो अकबर ने। कब आई थी? तो 1580 में। 10 वर्ष के दौरान आपकी फसलों का आकलन गणना की जाती, फसल की पैदावार के आधार पर कर लिया जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, हमने डिस्कस क्या क्या किया। दहशाला व्यवस्था पे हमने बात की, मनसबदारी व्यवस्था, आपके मुद्रा व्यवस्था कैसी रही, सारी 15 भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन, परगने का प्रशासन और गांव प्रशासन पे हमने चर्चा की। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुगलों का जो आगमन हुआ, एक छोटी सी चीज़ देखिए आप, ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद बाबर आ कैसे पाए? जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब दौलत खां और इब्राहिम लोदी। तो इससे एक चीज़ आपको सीखने को मिलती है, यदि कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो वो चीज़ किसी बाहर व्यक्ति को ना पता चले। अब जैसे आपस में दिक्कत है और बाहरी व्यक्ति आएगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ क्या समस्या है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से आता है, आपको डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से आता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और साक्षात आपको आज दिख भी रहा होगा, जो हमने पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की, अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना होता, आपस में विवाद नहीं होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। दोनों लोग आपस में वो एक पद पे बैठ जाते, एक कोई और पद ले लेते। लेकिन जब आपस में मनमुटाव, विश्वास की कमी थी, तो उसी का जो फायदा उठाया था बाबर ने, और उसी के बाद जो मुगल वंश की नींव रखा उसने। यदि ऐसा नहीं होता और आपस में कॉन्फिडेंस होता, इसी तरह आपको अपने लाइफ, अपने परिवार, अपने घर और सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, यदि आपको कितनी भी बड़ी दिक्कत है, आप आपस में बात कर लीजिए। लेकिन यदि किसी दूसरे से कहेंगे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिस्टर्ब ही करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, तो आप लोग पढ़िए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो अगले वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूँ। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।